एंड नाउ टेक अप क्वेश्चन नंबर 70। ये क्वेश्चन नंबर 70 बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। योर बैंक्स लंडन ऑफिस हैज सरप्लस फंड्स टू द एक्सटेंट ऑफ USD 5 lakhs फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months। इस पहली लाइन को पढ़ते ही समझ में आता है कि आप यहां पर बैंक हैं और आप ऑपरेट कर रहे हैं लंदन में, यानी बेसिकली आपका लोकल करेंसी या होम करेंसी हो जाएगा GBP यानी कि पाउंड्स। बट आपके पास जो सरप्लस फंड्स हैं वो पाउंड्स में नहीं है, वो US डॉलर में डिनोमिनेटेड है और वो अमाउंट है $US 5 lakhs। और ये सरप्लस फंड्स आपके पास पड़ा हुआ है फॉर नेक्स्ट 3 months। द कॉस्ट ऑफ द फंड्स टू द बैंक इज 4% पर एनम। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सरप्लस फंड्स जो पड़ा हुआ है हमारे पास वो फ्री में नहीं पड़ा हुआ है। इस सरप्लस फंड्स को हमने कहीं से भी अरेंज किया होगा, उसका हमें कॉस्ट लग रहा है बेटा। इसका मतलब ये कि हम इसको आइडल छोड़ दें तो हमें तो 4% पर एनम के हिसाब से 3 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा, तो इसे आइडल तो नहीं छोड़ा जा सकता, नहीं तो हमारी बैंक को लॉस हो जाएगा। तो इसे डेफिनेटली कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसलिए क्वेश्चन की इमीडिएट नेक्स्ट लाइन कह रही है आपसे, इट प्रपोजेस टू इन्वेस्ट दीज फंड्स इन लंडन, न्यूयॉर्क और फ्रैंकफर्ट एंड ऑब्टेन द बेस्ट यील्ड विदाउट एनी एक्सचेंज रिस्क टू द बैंक। ठीक है, द फॉलोइंग रेट्स ऑफ इंटरेस्ट आर अवेलेबल एट द 3 centers फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ डोमेस्टिक फंड्स देयर फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months। अब लंदन, न्यूयॉर्क एंड फ्रैंकफर्ट। अब जिस बेचारे को फॉरेक्स रेट्स का नॉलेज नहीं है वो बेचारा क्या करेगा, तीनों रेट्स को कंपेयर करके बोलेगा कि भाई न्यूयॉर्क में सबसे हाई रेट है तो न्यूयॉर्क में इन्वेस्ट कर दो। पर आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि इस तरह से इंटरेस्ट रेट्स देखकर डिसीजन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स अलग अलग हैं तो 3 महीने बाद जो एक्सचेंज रेट्स होंगे वो भी डिफरेंट हो जाएंगे। एनीवे, हम क्वेश्चन की आगे की इंफॉर्मेशन पहले पढ़ लें। द मार्केट रेट इन लंदन फॉर US डॉलर्स एंड यूरो आर एज अंडर। अब यहां पर आपको दिया हुआ है लंदन ऑन न्यूयॉर्क। अब आपको स्पॉट 1 month, 2 months, 3 months इस तरह से इंफॉर्मेशन दी गई है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्पॉट रेट पर ध्यान दें तो 1.5350/90 दिया हुआ है। इसे इंटरप्रेट कैसे किया जाएगा, बिड रेट है 1.5350 और आस्क रेट है 1.5390। सो एक बार आपको समझ में आ गया कि ये बिड एंड आस्क फॉर्मेट में ये रेट कोटेड है, दैट मीन्स ये 2-way कोट है। और ये कोट कौन सी करेंसी का है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर तो आपको सिटीज के नाम दे दिए गए। अब लंदन एंड न्यूयॉर्क ये 2 सिटीज को पढ़कर आपको इतना तो समझ में आता है कि कनेक्शन जो दिया गया है दैट इज बिटवीन पाउंड्स एंड डॉलर्स। तो एक बात बहुत क्लियर है कि पाउंड की जो वैल्यू है वो डॉलर से ज्यादा है। इसका सीधा सीधा इंटरप्रिटेशन यह आता है कि जो रेट दिया हुआ है वो रेट डॉलर का नहीं है बेटा, ये रेट है पाउंड का, और पाउंड का रेट दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ USD, यानी दिस इज अ कोट ऑफ डॉलर पर पाउंड। अब मजे की बात यह है कि स्पॉट रेट तो दिया हुआ है, बट 1 month, 2 months एंड 3 months में रेट्स नहीं दिए आपको स्वैप पॉइंट्स दिए हुए हैं। और स्वैप पॉइंट्स देखकर जो हमें इंप्लीकेशन यहां पर समझ में आता है कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ये वो वाली सिचुएशन है जहां पर कोटेड करेंसी एप्रिशिएट होती है। इसका मतलब यह है कि इन स्वैप पॉइंट्स को हमारे स्पॉट रेट में ऐड किया जाएगा फॉरवर्ड रेट फाइंड करने के लिए। अब मजे की बात यह है कि इन्वेस्ट हमारी बैंक आज करेगी और इसका रियलाइजेशन होगा 3 महीने बाद। तो बेटा क्वेश्चन की जो इतनी सारी इंफॉर्मेशन है उसमें ये 1 month एंड 2 month वाले जो स्वैप पॉइंट्स दिए हुए ना, ये तो टोटली इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है। तो क्या होता है ना, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन के कारण क्वेश्चन का साइज बढ़ जाता है। आपके दिमाग में सबसे पहले ये फिल्टर लगा होना चाहिए कि ये सब जो बेकार की इंफॉर्मेशन हमारे सामने है उस पर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। उसके बाद सिमिलर पैटर्न पर आपको लंदन ऑन फ्रैंकफर्ट। अब फ्रैंकफर्ट में प्रिवेल होने वाली करेंसी है यूरो, और अगेन आपको मालूम होना चाहिए बेटा कि बिटवीन पाउंड एंड यूरो, पाउंड इज मोर वैल्यूएबल करेंसी।
इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कोट दिया हुआ है ये यूरो का कोट नहीं है, ये कोट है पाउंड का इन टर्म्स ऑफ यूरो। यहां पर भी स्वैप पॉइंट्स दिए हुए हैं और स्वैप पॉइंट्स में ध्यान दिया जाए तो क्या देखने मिल रहा है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, है ना, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इसका इंप्लीकेशन यह हुआ कि कोटेड करेंसी डेप्रिशिएट हो रहा है, कोटेड करेंसी डेप्रिशिएट हो रहा है, यानी पाउंड इज डेप्रिशिएटिंग अगेंस्ट यूरो। अब बेटा एक बात आपको बहुत ध्यान से समझ में आनी चाहिए, मैं आपको क्वेश्चन के पहले वाली इंफॉर्मेशन पर वापस ले चलता हूं। आप कॉमन सेंस लगा लो बेटा, इन रेट्स को आप कंपेयर करो, इंटरेस्ट रेट्स को कंपेयर करो। लंदन में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 5% पर एनम है और फ्रैंकफर्ट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 3% पर एनम है। इसका मतलब यह हुआ कि फ्रैंकफर्ट में इंटरेस्ट रेट कम होने के कारण यूरो ऑब्वियसली पाउंड के सामने एप्रिशिएट करेगा। इन अदर वर्ड्स जो पाउंड है वो यूरो के सामने डेफिनेटली डेप्रिशिएट होगा। ऑन दी अदर साइड आप लंदन एंड न्यूयॉर्क के इंटरेस्ट रेट कंपेयर करो तो आपको मालूम पड़ता है कि लंदन का इंटरेस्ट रेट कम है और न्यूयॉर्क में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। इसका मतलब यह हुआ कि पाउंड जो है वो डॉलर के सामने एप्रिशिएट होगा। इन अदर वर्ड्स डॉलर विल डेप्रिशिएट अगेंस्ट पाउंड। तो बेटा ये सब तो हमने बेसिक बातें इंटरेस्ट रेट पैरिटी थियरी में सीखी है, तो बिना एक्सचेंज रेट्स एंड स्वैप पॉइंट्स देखे हुए आपको तो सिर्फ यहीं से आइडिया लग जाना चाहिए कि कौन सी करेंसी अप्रिशिएट हो रही है और कौन सी करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है किसके सामने। ठीक है, क्वेश्चन में लास्ट में पूछा जा रहा है, एट विच सेंटर विल द इन्वेस्टमेंट बी मेड एंड व्हाट विल बी द नेट गेन टू द नियरेस्ट पाउंड टू द बैंक ऑन द इन्वेस्टेड फंड्स। तो बेटा क्वेश्चन हमने अभी पूरा पढ़कर देखा, क्वेश्चन की सारी बातें हमने अच्छी तरह से एनालाइज भी की। अब जो मैं यहां पर आपको समझाना चाहता हूं उसे पहले आप समझ लो और फिर हम देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे प्रेजेंट किया जाना चाहिए। सबसे पहली बात कि हमारी बैंक जो है वो कहां पर लोकेटेड है, लंदन में। हमारी बैंक लंदन में ऑपरेट कर रही है, फैक्ट नंबर 1। तो हमारी बैंक का जो भी लोकल करेंसी है वो है जीबीपी यानी कि पाउंड। तो आप बैंक के व्यू पॉइंट से जो भी गेन लॉस कैलकुलेट करो वो पाउंड में ही होना चाहिए, दैट इज फैक्ट नंबर 1। दूसरा फैक्ट ये कि आपके पास जो पड़ा हुआ सरप्लस करेंसी है वो है डॉलर में। इसका मतलब ये हुआ कि इसे आज न्यूयॉर्क में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो हमारा काम बड़ा आसान है, क्योंकि डॉलर को डॉलर डिनोमिनेशन में ही इन्वेस्ट करना है। बट आपको उस सरप्लस फंड को लंदन में इन्वेस्ट करना हो तो डॉलर को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा पाउंड में, और उसी सरप्लस फंड को आपको फ्रैंकफर्ट में इन्वेस्ट करना है तो डॉलर को कन्वर्ट करना पड़ेगा यूरो में, और डॉलर को यूरो में कन्वर्ट करने के लिए यूरो और डॉलर का कोई डायरेक्ट कनेक्शन आपको दिया नहीं, बीच में कॉमन करेंसी दे दी गई है पाउंड, यानी डॉलर का कन्वर्जन पहले पाउंड में होगा और फिर पाउंड का कन्वर्जन यूरो में होगा। इन अदर वर्ड्स बिटवीन डॉलर एंड यूरो आपको क्रॉस रेट फाइंड करना होगा। तो बेटा आपको बड़े ही प्रिकॉशन के साथ इस क्वेश्चन को हैंडल करना है। क्वेश्चन है बड़ा सिंपल, बट क्या होता है ज्यादातर स्टूडेंट्स जल्दीबाजी में इस क्वेश्चन में गलती कर बैठते हैं। तो आपको बहुत ध्यान से सिस्टमैटिकली एक एक बात को अप्लाई करते हुए क्वेश्चन का जो अप्रोच है वो आपको समझना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना उसका अप्रोच समझना है। सॉल्यूशन लिखने के पीछे आप अभी फोकस मत करो, आप पहले ये समझ लो कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और ये बात भूलना मत बेटा कि हमारा बैंक जो है वो लंदन में लोकेटेड है, लंदन से ऑपरेट कर रहा है, उसका होम करेंसी जो है वो जीबीपी है। हमारा फाइनल गेन का जो अमाउंट आना चाहिए या लॉस का जो अमाउंट आना चाहिए वो जीबीपी में ही होना चाहिए, वो दूसरी कोई करेंसी में नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं कि सॉल्यूशन का क्या अप्रोच रहेगा और आप कैसे प्रेजेंट करेंगे अपने सॉल्यूशन को। तो बेटा सॉल्यूशन में सबसे पहले आप इस बात को आइडेंटिफाई कर लो कि हमारा बैंक जो है वो लंदन में लोकेटेड है, और बिकॉज बैंक लंदन में है तो लोकल करेंसी जो हमारे बैंक का है दैट इज जीबीपी। और अब एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि सरप्लस फंड्स जो है वो है यूएस डॉलर में। और अब हमारे पास 3 ऑल्टरनेटिव हैं बेटा। पहला ऑल्टरनेटिव है इन्वेस्ट इन लंदन,
जो पाउंड में इन्वेस्ट होगा, सेकेंड ऑल्टरनेटिव है इन्वेस्ट इन न्यूयॉर्क जो डॉलर में इन्वेस्ट होगा, और तीसरा ऑल्टरनेटिव है इन्वेस्ट इन फ्रैंकफर्ट जो यूरो में इन्वेस्ट होगा। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप यदि फर्स्ट ऑल्टरनेटिव से जाते हो तो हमारे सरप्लस फंड जिसका डिनोमिनेशन डॉलर में आपको पाउंड में कन्वर्ट करना होगा। आप सेकेंड ऑल्टरनेटिव से जाते हो तो आपका सरप्लस फंड जो डॉलर में है वो डॉलर में ही इन्वेस्ट होने वाला है, यानी यहां पर करेंसी का कन्वर्जन नहीं किया जाएगा। और तीसरा ऑल्टरनेटिव जो है फ्रैंकफर्ट में इन्वेस्ट करने का, वहां पर यूरो में इन्वेस्टमेंट करना है, और यूरो में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको ऑब्वियसली डॉलर को यूरो में कन्वर्ट करना होगा। ये तो बात हो गई। अब ये इंपॉर्टेंट बात यहां पर एक और भी है कि ये जो हमारा सरप्लस फंड है ना बेटा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, हमें इस सरप्लस फंड का भी कॉस्ट लग रहा है। यानी ऐसा मत समझना कि हमारे पास ये $5 लाख ऐसे ही पड़े हुए हैं। जहां से भी हमने ये सरप्लस अरेंज किया है ये हमारे पास कैश सरप्लस पड़ा हुआ है, बट ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, हमें इस फंड का भी कॉस्ट लग रहा है। तो ये फंड का कॉस्ट कितना है आपको क्वेश्चन में बताया हुआ है। तो सरप्लस फंड्स जो आपके पास हैं दैट इज $5 लाख। आपको यहां पर इस फंड पर 3 महीने का इंटरेस्ट कॉस्ट लगेगा। तो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट जो आता है दैट विल बी $5 लाख इंटू 4% पर एनम इंटू 3/12। तो आपको 3 महीने का जो इंटरेस्ट आता है दैट इज $5,000। दैट मीन्स 3 महीने बाद जहां से भी हमने ये सरप्लस फंड अरेंज किया है उसे 3 महीने बाद वापस करने के लिए जो अमाउंट आप पे करोगे दैट विल बी $5,05,000। लेट मी टेक यू अहेड। अब हम आगे पहले ऑल्टरनेटिव को एक्सप्लोर करते हैं। ऑल्टरनेटिव 1 इन्वेस्ट इन लंदन। तो क्या करना पड़ेगा बताइए। सबसे पहला स्टेप होगा कन्वर्ट सरप्लस फंड्स ऑफ $5 लाख इनटू पाउंड। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पाउंड बाय करना होगा। तो बाय स्पॉट पाउंड, और पाउंड का जो स्पॉट रेट आपको दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ टू वे कोट उसे हम सिस्टमैटिकली लिख लेते हैं। दैट इज पाउंड 1 इक्वल्स टू $1.5350 टू $1.5390। बेटा कोट पाउंड का है और हमें पाउंड बाय करने, तो हमारा जो एप्लीकेबल रेट होगा वो डेफिनेटली आस्क रेट होगा। अब यहां पर सबसे पहला कंफ्यूजन जो बच्चों को होता है वो ये होता है कि सर बैंक बाय कर रहा है तो बैंक तो बिड रेट से बाय करेगा। बेटा मैंने आपको ये सब कुछ पहले की क्लासेस में सिखा रखा है कि ये इंटरबैंक रेट्स हैं, ये फॉरेक्स मार्केट के कोट किए हुए रेट्स हैं। यहां बैंक खुद एक कस्टमर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट ने जो रेट कोट किया है उससे बैंक को बाय करना हो तो बैंक विल ऑलवेज बाय एट आस्क रेट। ये आपको मालूम होना चाहिए। तो हमारा एप्लीकेबल रेट जो होगा वो आस्क रेट होगा, पहली बात। उसके बाद ये जो हमारा अमाउंट आएगा बाय कन्वर्टिंग डॉलर्स इनटू पाउंड्स, ये अमाउंट आता है पाउंड 3,24,886। अब ये अमाउंट कैसे आ गया? तो बात बड़ी सिंपल है। हमारे पास सरप्लस था $5 लाख का, और जिस रेट से हम पाउंड बाय करने वाले वो रेट है $1.5390। तो बात बड़ी सिंपल है। इफ पाउंड 1 इक्वल्स टू $1.5390, हाउ मेनी पाउंड्स विल बी इक्विवेलेंट टू $5 लाख? तो आंसर लाने के लिए आपको क्या करना है, $5 लाख को डिवाइड कर देना है $1.5390 से। तो जरा कैलकुलेटर उठाकर चेक कर लेना बेटा। $5 लाख divided by $1.5390 per pound will give you a pound value of 3,24,886। और ये जो पाउंड वैल्यू हमें मिली है इसे हम लंदन में इन्वेस्ट कर देंगे एट 5% पर एनम। अब जब लंदन में इसे इन्वेस्ट किया जाए तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया पाउंड में इंटू 5% पर एनम इंटू 3/12, तो 3 महीने का जो इंटरेस्ट इनकम आपको मिलता है दैट विल बी पाउंड 4061। तो मेच्योरिटी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड कर देना है, और वो मेच्योरिटी वैल्यू 3 महीने बाद आता है पाउंड 3,28,947। अब भूलेंगे नहीं कि 3 महीने बाद हमें $5,05,000 रीपे करने, यानी वो सरप्लस फंड्स जहां से भी अरेंज किया है उसे विथ इंटरेस्ट वापस करना होगा। सो हमारा स्टेप 4 आ जाएगा, रीपे $5,05,000 बाय सेल स्पॉट पाउंड।
तो उतना पाउंड हम सेल स्पॉट करेंगे आफ्टर 3 मंथ्स, जो हमारे डॉलर वाले सरप्लस फंड को रीपे करने के लिए यूटिलाइज होगा। उसके लिए हमें 3 महीने बाद वाला जो रेट है वो फाइंड करना होगा। क्वेश्चन में फॉरवर्ड रेट्स दिए हुए नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, जो स्पॉट रेट है पाउंड का वो हमने फिर से मेंशन किया यहां पर, और 3 मंथ फॉरवर्ड पॉइंट्स जो दिए हुए हैं वो हमने आइडेंटिफाई किए। 3 मंथ फॉरवर्ड पॉइंट्स ऑफ पाउंड कोट इन टर्म्स ऑफ डॉलर, इट इज गिवन एज 80/85। मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये स्वैप पॉइंट्स या फॉरवर्ड पॉइंट्स पर ध्यान दें तो न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। इसका मतलब ये कि कोटेड करेंसी इज एप्रिशिएटिंग, यानी पाउंड जो है वो डॉलर के सामने एप्रिशिएट होगा, यानी पाउंड प्रीमियम पर कोट किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट्स हम अपने स्पॉट रेट में ऐड करेंगे टू अराइव एट 3 मंथ फॉरवर्ड रेट, और वो जो रेट आता है दैट विल बी pound 1 equals to $1.5430 to $1.5475। अब बेटा एक बार आपको ये रेट मिल गया तो आपको अगेन आइडेंटिफाई करना है कि इस बार हम क्या करने जा रहे हैं। हम पाउंड को सेल करने जा रहे हैं, कोट पाउंड का है और हमें पाउंड सेल करना है, तो जिस रेट से पाउंड सेल किया जाएगा इट हैज टू बी द बिड रेट ऑफ द पाउंड। अब इस 4th स्टेप का जो फॉलो अप प्रोसेस है, जब आपको $5,05,000 रीपे करने के लिए पाउंड सेल करने पड़ेंगे, तो पाउंड सेल करने का मतलब आपके पास से पाउंड का आउटफ्लो होगा, और वो कितना होगा वो हम एक बार देख लें, और हमारा गेन क्या होगा वो भी हम समझ लें। सो फॉलो अप में हम लिखेंगे देयरफॉर अमाउंट ऑफ पाउंड रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस विल बी $5,05,000 डिवाइडेड बाय $1.5430 पर पाउंड, और ये वैल्यू आती है पाउंड 3,27,285। तो लास्ट स्टेप में हम हमारे रिजल्टिंग प्रॉफिट को फाइंड कर लेंगे, इनफ्लो एज पर स्टेप 3 माइनस आउटफ्लो एज पर स्टेप 4। ये हो जाएगा पाउंड में 3,28,947 माइनस 3,27,285, दैट विल बी इन पाउंड वैल्यू 1,662। तो चलिए मैं आपको एक और तरीका बता दूं जिससे आप अपना आंसर प्रेजेंट कर सकते हो, और वो है सिंपली एक टेबल बनाकर आप हेडिंग लिख रहे हो इफ इन्वेस्टमेंट इज मेड एट लंदन, तो आप सबसे पहला काम कर रहे हो कि यूएस डॉलर को आप कन्वर्ट कर रहे हो पाउंड में, और ये अमाउंट आता है पाउंड 3,24,886। इसमें आप 3 मंथ का इंटरेस्ट ऐड कर लो एट 5% पर एनम, और इंटरेस्ट आएगा पाउंड 4061। ऐड करने पर मैच्योरिटी वैल्यू मिल जाती है, और जो अमाउंट इन्वेस्टेड था आपका वो हमारे सरप्लस फंड यानी कि $5 लाख से अराइज हुआ था, और वो 5 लाख का जो मैच्योरिटी वैल्यू होगा वो $5,05,000 होगा। 3 महीने बाद इस अमाउंट को रीपे करने के लिए जो पाउंड वैल्यू आपको पे करनी पड़ेगी दैट विल बी 5,05,000 डिवाइड बाय 1.543, और ये अमाउंट आता है पाउंड 3,27,285। अब जो हमारे पास हमारे इन्वेस्टमेंट का मैच्योरिटी वैल्यू आया वो हमारा इनफ्लो है, यानी पाउंड 3,28,947 ये हमारा इनफ्लो है, और पाउंड 3,27,285 हमारा आउटफ्लो है। तो सीधी बात है दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द रिजल्टिंग प्रॉफिट, जो आता है पाउंड 1,662। दिस कुड बी द मेन सॉल्यूशन। तो बेटा मैंने इसके पहले आपको फ्लो समझाया था, आपका सॉल्यूशन प्रेजेंटेशन आप इस तरह से कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एंड नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव जो था हमारा सेकेंड ऑल्टरनेटिव दैट वाज इन्वेस्ट इन न्यूयॉर्क, बट मैं उससे पहले कंसिडर नहीं करना चाहता क्योंकि वो तो बड़ा सिंपल काम है। हम तीसरे ऑल्टरनेटिव पर पहले जाते हैं जहां लिखा हुआ है इन्वेस्ट इन फ्रैंकफर्ट, यानी हमें इन्वेस्ट करना है यूरो में। तो हमारा पहला ऑब्वियस स्टेप आएगा कन्वर्ट द सरप्लस फंड्स ऑफ $5 लाख इनटू यूरो। इसका मतलब हमें डॉलर सेल करने हैं, है ना, और यूरो बाय करने हैं। तो स्पॉट ट्रांजैक्शन पर डॉलर सेल कर लो या यूरो बाय कर लो। अब एक बात यहां पर नोटिस करें
कि क्वेश्चन में दिया हुआ जो कोट है दैट वाज यूरो पर पाउंड, बिड एंड आस्क रेट दिया हुआ है, डॉलर पर पाउंड भी बिड एंड आस्क रेट दिया हुआ है, हमें रेट फाइंड करना है बिटवीन यूरो एंड डॉलर, तो क्रॉस रेट फॉर यूरो पर डॉलर। अब बेटा आपकी मर्जी होती कि आप क्रॉस रेट फॉर डॉलर पर यूरो कैलकुलेट करो तो भी चलेगा, आपकी जैसी मर्जी आप वैसा कर सकते हो। अल्टीमेटली आपको यहां ध्यान ये रखना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव है ना, उसको भूलना मत कि डॉलर सेल करना है और यूरो बाय करना है। यहां मैंने क्रॉस रेट निकाला यूरो पर डॉलर, यानी ये कोट डॉलर का आएगा और कोट डॉलर का आएगा, तो ध्यान रहे कि डॉलर हमें सेल करने, और वहीं पर आप डॉलर पर यूरो के फॉर्मेट में कोट फाइंड करते तो वो कोट आता यूरो का, तो ये ध्यान रखना पड़ता कि हमें यूरो बाय करने हैं। दोनों ही केस में आपका आंसर वही आएगा। अब यहां पर क्रॉस करेंसी अप्लाई कैसे करेंगे ये आपको मालूम है। सो यूरो पर डॉलर विल बी यूरो पर पाउंड इनटू पाउंड पर डॉलर, तो कॉमन करेंसी पाउंड है वो कैंसिल हो जाएगा और हमें फाइनली मिल जाएगा यूरो पर डॉलर। अब बिकॉज हमारा जो रेट है वो यूरो पर डॉलर है, यानी कोट डॉलर का है और डॉलर हमें सेल करने, तो हमें डॉलर का बिड रेट चाहिए, बिड रेट। इसका मतलब यह हुआ कि हमें यूरो पर डॉलर बिड रेट चाहिए, और इसके लिए आपको मालूम है कि दोनों ही कोट्स के बिड रेट को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए। तो चलिए बिड रेट्स आइडेंटिफाई कर लें। तो हमारे पहले कोट यूरो पर पाउंड, इसका बिड रेट मुझे दिख रहा है 1.8260। अब मुझे पाउंड पर डॉलर का भी तो बिड रेट चाहिए, बट हमारे पास जो क्वेश्चन में अवेलेबल कोट है वो है डॉलर पर पाउंड, न कि पाउंड पर डॉलर। इसका मतलब यह हुआ कि हमें इस कोट का इनवर्स लेना पड़ेगा, और इनवर्स लेने का मतलब यह हुआ कि जब आप आस्क रेट का इनवर्स लोगे तब आपको बिड मिलेगा, और हमें चाहिए तो बिड यानी आस्क का इनवर्स लेना पड़ेगा। दैट मीन्स हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.8260 इंटू इनवर्स ऑफ 1.5390। इसका मतलब यह आता है 1.8260 इंटू 1/1.5390। ये जो रेट आता है ये आता है 1.186485। तो सेल डॉलर्स 5 लाख एट 1.186485 एंड ऑब्टेन यूरो 5,93,242। अब बेटा ये जो भी आपने अपने सामने स्क्रीन पर देखा, ये तो सीधे सीधे क्रॉस करेंसी कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट लगाया हमने। इसके बाद सारा का सारा प्रोसेस वैसा ही होगा जैसा आपने ऑल्टरनेटिव 1 में देखा था। तो यहां पर आप फ्रैंकफर्ट में इन्वेस्ट करेंगे यूरो 5,93,242। उसके बाद फ्रैंकफर्ट का इन्वेस्टमेंट मैच्योर होकर आएगा वापस यूरो में, और फिर से यूरो का कन्वर्जन पाउंड में किया जाएगा, और उस पाउंड में से आप उतने पाउंड निकाल देंगे जो आपको ये डॉलर 5,05,000 के रीपेमेंट के लिए चाहिए, और जो हाथ में सरप्लस बच गया पाउंड में वो आपका गेन होगा। तो ये हमारा पहला स्टेप था। अब हम आगे बढ़कर आगे के जो स्टेप्स हैं वो भी समझ लें और लिख लें। स्टेप 2 रहेगा इन्वेस्ट द ऑब्टेन्ड अमाउंट दैट इज यूरो 5,93,242 इन फ्रैंकफर्ट एट 3% पर एनम। इस पर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा यूरो 4,449। आफ्टर 3 मंथ आपके इन्वेस्टमेंट का मेच्योरिटी वैल्यू हो जाएगा यूरो 5,97,691। अब हमें क्या करना है, इस यूरो वैल्यू को कन्वर्ट कर देना है पाउंड में। और कब कन्वर्ट करना है, तो आफ्टर 3 मंथ्स कन्वर्ट करना है। बट पाउंड और यूरो के बीच का जो कोट है वो हमें 3 मंथ के बाद वाला कोट डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो है स्पॉट रेट और 3 मंथ फॉरवर्ड पॉइंट्स। अब यहां पर ध्यान दें तो 3 मंथ फॉरवर्ड पॉइंट्स का जो फॉर्मेट है 145/140। इसका मतलब जो भी कोटेड करेंसी है वो डिप्रिशिएट हो रहा है, और मैंने ये बात आपको पहले ही क्वेश्चन में समझा दी थी कि पाउंड यहां डिप्रिशिएट हो रहा है यूरो के सामने। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये जो स्वैप पॉइंट्स है वो हमारे स्पॉट रेट से माइनस करने होंगे टू अराइव एट 3 मंथ फॉरवर्ड रेट, और ये 3 मंथ फॉरवर्ड रेट आ जाता है पाउंड 1 इक्वल्स टू यूरो 1.8115 टू
यूरो 1.8150। बेटा स्टेप 4 क्या है, यूरो को कन्वर्ट करना है पाउंड में, यानी पाउंड बाय करने होंगे और पाउंड बाय करना है और ये कोट पाउंड का दिया है तो पाउंड का आस्क रेट लगाया जाएगा और पाउंड का आस्क रेट लगाओगे तो कितने पाउंड आपको मिलेंगे फ्रॉम दिस मैच्योरिटी वैल्यू 597,691 आपको मिलेंगे पाउंड 3,29,306। अब आपको मालूम है पहले ही कि हमारे सरप्लस फंड को जो रीपे करना हो विथ इंटरेस्ट, तो उसके लिए दैट इज जब आपको डॉलर 5,05,000 रीपे करना है उसके लिए पाउंड 3,27,285 की जरूरत पड़ेगी। ये वर्किंग हमने पहले ही कर लिया था ऑल्टरनेटिव 1 में। तो अब सीधी बात है कि हमारे पास इतने पाउंड ऑब्टेन हुए हमारे इन्वेस्टमेंट की मैच्योरिटी वैल्यू जो हमने पाउंड में कन्वर्ट की, और हमारे डॉलर वाला लोन रीपे करने के लिए जो पाउंड का आउटफ्लो होगा दैट विल बी 327,285। तो ये हमारा इनफ्लो और ये हमारा आउटफ्लो, इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो हमारा गेन आ जाएगा, रिजल्टिंग गेन ऑफ पाउंड 2021। दैट विल बी योर आंसर फॉर ऑल्टरनेटिव 3, दैट इज इन्वेस्ट एट फ्रैंकफर्ट। ऑलराइट फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जाम में प्रेजेंट करने के लिए एक शॉर्टर वर्जन ऑफ सॉल्यूशन वो भी लिखवा देता हूं, क्योंकि एग्जाम में आप इतना सारा डिटेल लिखने जाओगे तो वो टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा। तो ये देखो, मैंने आपको यहाँ पर एक शॉर्टर वर्जन सॉल्यूशन का बता दिया, मुझे यहाँ पर समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको सारा मैटर समझाया हुआ है। इसे शॉर्टकट में प्रेजेंट कैसे करना, बस आप उसे समझकर इसे भी नोट कर लो। फ्लो वही रहेगा, आंसर वही आएगा, बट प्रेजेंटेशन का तरीका थोड़ा शॉर्ट हो गया। तो आप देखोगे तो आपके प्रैक्टिस मैनुअल में, मॉड्यूल में ये लोग सॉल्यूशन इस तरह से लिख देते हैं, बट आप डायरेक्टली इसको पढ़ने जाओगे तो बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैंने आपको पहले डिटेल्ड वर्जन से मैटर समझा दिया, बाद में आप फाइनली एग्जाम में अपने आंसर का प्रेजेंटेशन इस तरह से कर सकते हो। अब जो एक ऑल्टरनेटिव और बच जाता है, दैट इज इन्वेस्टमेंट इज मेड एट न्यूयॉर्क। ये बड़ा ही सिंपल ऑल्टरनेटिव है और इसे सिंपल इसलिए माना जा रहा है क्योंकि न्यूयॉर्क में जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप डॉलर में इन्वेस्ट करेंगे और आपके हाथ में जो फंड्स पड़े हुए हैं वो ऑलरेडी डॉलर में। तो क्या करेंगे आप, देखिए 5 लाख डॉलर आपने अरेंज किया है 4% इंटरेस्ट पर और आपको इन्वेस्ट करने पर मिलेगा 8%। तो नेट जो आपकी इनकम होगी दैट विल बी 8% माइनस 4%, दैट इज 4% फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। और ये जो सरप्लस इंटरेस्ट आता है दैट विल बी योर स्ट्रेट अवे गेन। बट ये गेन डॉलर में, हमें इस डॉलर के गेन को पाउंड में कन्वर्ट करना है और उसके लिए 3 मंथ बाद वाला जो पाउंड का रेट होगा उससे आप इसे कन्वर्ट कर लें एंड व्हाट यू गेट इज पाउंड 3231। सिंस आउट ऑफ 3 ऑप्शंस द मैक्सिमम प्रॉफिट is in case investment is made in New York, hence investment should be made at New York. That will be end of the solution.